हेलो बच्चों, CUET का एग्ज़ाम अभी भी जो एक्सपेक्टेड है डेट वो आपके फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई है। फाइन, तो अगर हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेशन लें तब भी वी हैव अराउंड एटलीस्ट 20 डेज और एटमोस्ट 1 मंथ, सो दैट सफिशिएंट अ टाइम, बिकॉज जो आपके कोर्स में है वो 12th क्लास का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा वो 12th क्लास के बेसिस पे ही होगा। तो 12th क्लास उसमें भी टर्म 2 तो ज़्यादातर आप लोग बच्चे देकर आए, जो अदर बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड का बच्चा है तो उसने तो पूरा ही 12th क्लास का पेपर अभी देकर आया है। सो यू हैव सफिशिएंट टाइम। जल्दी से पहले पेपर का पैटर्न डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दिस इन योर प्रिपरेशन फॉर CUET। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बिकॉज एज आई वाज रीडिंग अ फ्यू डेज बैक ऑलमोस्ट 8 to 9 लाख स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो ऑल ओवर इंडिया लगभग 9 लाख बच्चों ने इसे अप्लाई किया हुआ है CUET एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन 1 होगा जिसमें कि लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज में से आप एटमोस्ट 3 लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं एटमोस्ट। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है आपका वो आपका जो दूसरा सेक्शन है उसमें आप क्या है आपको 6 सब्जेक्ट एटमोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आई बिलीव ज़्यादातर आप लोग 1 से 2 सब्जेक्ट ही ऑप्ट करेंगे। पॉइंट ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स में आगे परस्यू करना चाहता है तो उसने मैथ्स कर दिया, बट समहाउ उसकी रैंक कुछ पीछे रह गई, मार्क्स कम रह गए। इफ ही हैज अटेम्प्टेड फॉर फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑल्सो, देन ही कैन मे बी ही स्कोर बेटर देयर, तो फिर वो उसके बेसिस पे वहाँ पे भी अल्टरनेटिव स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकता है। ये आइडिया है। बट देन देयर इज अ कॉमन टेस्ट, कॉमन पेपर, एंड दैट इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या है, एक देखिए जनरल अवेयरनेस 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। वही टाइम है ऑलमोस्ट आपका, वही 45 मिनट्स का टाइम उसमें आपको मिलेगा। उसमें थोड़े से क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप जान लें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या जानना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको एक तो अरिथमेटिक वाला पोर्शन, अरिथमेटिक वाले पोर्शन में आप नोट करते जाएं, या हम चलिए आपके लिए लिखते हैं। एक हो गया आपका परसेंटेज, ये आपका क्लियर होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस, ये क्लियर होना चाहिए। ये जो आपकी चीजें हैं, कम से कम ये 3 टॉपिक में आप कंफर्टेबल, हाँ रेशियो भी एक टॉपिक आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अरिथमेटिक पोर्शन, ठीक है। फिर आते हैं आपका ये आपको मिल जाएगा लाइक 7th 8th क्लास में से। तो 7th 8th क्लास की बुक्स में से आपको ये पोर्शन आप देख सकते हैं एक बार, और जो उनके जो कुछ सिलेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं अच्छे अच्छे वो आप कर लेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अलजेब्रा वाला पोर्शन है वो आप ऐसा करें, ठीक है। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज 9th क्लास, फैक्टराइजेशन 9th क्लास, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन, ये 2 आप 9th क्लास से एक बार देख लें, कर लें, ठीक है। 9th क्लास की मैथ्स की बुक में जो पहला का CBSE में एटलीस्ट आई नो जो NCERT बुक है उसमें आपके जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें अलजेब्राइक आइडेंटिटीज और फैक्टराइजेशन वाला पार्ट आपका केयर कैन बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा। अच्छा, नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम या नंबर थ्योरी जो है, तो ये तो देखिए बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई भी नहीं आती है किसी भी बोर्ड की, उसमें बहुत ही बेसिक सा पढ़ाया जाता है। रैशनल इरैशनल नंबर्स, उनकी अलजेब्रा, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो इतना तो आई बिलीव आप लोगों को सबको आता ही होगा। तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के टेस्ट में इतना बेसिक रिक्वायर्ड है, इतना बेसिक रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब जनरल अवेयरनेस का 1-2 पोर्शन उसमें और इंक्लूड किए हैं, एक है स्टैटिक जनरल नॉलेज और एक है करंट जनरल नॉलेज। तो स्टैटिक जनरल नॉलेज में भी इंक्लूड सम पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑल्सो, जो कि स्टैटिक है, जैसे कहीं की कैपिटल, कहीं के अभी करंट, क्या अभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इज नॉट स्टैटिक बट कैपिटल आप मान सकते हैं, या जो भी इस इन्फॉर्मेशन जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो हिस्ट्री का पार्ट हो सकता है वो स्टैटिक जनरल नॉलेज होगी, या थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया, स्टैटिक जनरल नॉलेज होगी। करंट अफेयर्स इज ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स, व्हाट इज गोइंग अराउंड यू लाइक इन द नेशन एंड आउटसाइड द नेशन, इंटरनेशनल सीन पे जो जो हो रहा है वो सब आपका करंट अफेयर्स से हो जाएगा, जिसमें कि स्पोर्ट्स के मेजर इवेंट्स यदि हुए। अच्छा, याद करिएगा अभी बैडमिंटन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है थॉमस कप में, ठीक है। तो और इसी तरह से अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है बॉक्सिंग की उसमें इंडियन टीम अभी मिताली राज ने, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई। इसी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, नेशनल इंटरनेशनल, तो वो आपका करंट अफेयर हो गया। जनरल अवेयरनेस का एक पेपर जिसमें 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपको करने होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 50 में से 40 क्वेश्चन करने होंगे 45 मिनट्स में। तो 40 क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं, बट
बट 45 मिनट्स दैट टू इन मैथमेटिक्स या इवन इन फिजिक्स मे बी अ टफ टास्क, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यही लैंग्वेज में भी 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं 45 मिनट्स में। तो ये पेपर का पैटर्न हो गया। हम यहाँ मान के चल रहे हैं एक लैंग्वेज आपको करना ही करना है, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आप जैसे आई एम गोइंग टू टेक अप मैथ्स हियर, तो मान के चल रहे हैं जो मैथ्स के बच्चे हैं तो एक सब्जेक्ट आपका स्पेसिफिक पेपर हो गया और एक जनरल अवेयरनेस का पेपर हो गया। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 140 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये पेपर का फॉर्मेट हो गया। अब now how am I going to help you? So that's also an important point, that's why I'm here in front of you. तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे। पहला, ये जो आज जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने आ रहे हैं वो जो क्वेश्चंस हैं 12th का टर्म 1 के टर्म 2 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट तो सारे टॉपिक्स हैं, बट अपनी तरफ से जो हमें लग रहा हाँ ये क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं MCQ टाइप, तो वो क्वेश्चंस के सोल्यूशंस हम आपको वीडियो में, शॉर्ट वीडियो, नॉट लाइक कि 50-60 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर दिए, 8-8 10-10 क्वेश्चन के वीडियो हम रेगुलर इंटरवल में अपलोड करते रहेंगे। क्वेश्चंस के लिए आपको करना सिर्फ इतना है, जो क्वेश्चन सामने आए, आपके ऑप्शन आपके सामने होंगे, आप उसे बस सॉल्व करते चले जाएं, लास्ट में आंसर मैच कर लें, फंस जाएंगे तो आप वीडियो सोल्यूशन उसका डेफिनेटली देख लें। एक तो ये हो गया, एंड देन डाउन द लाइन जैसे जैसे टाइम पास आएगा हम पूरा पेपर एक बार 1-2 पेपर आपका मॉक टेस्ट टाइप का पेपर आपका पूरा वीडियो उसका सोल्यूशन बना के डाल देंगे, आप पेपर अटेम्प्ट करें और फिर भी उसका वीडियो सोल्यूशन देख लें। ये एक एस्पेक्ट हो गया। सेकेंड एस्पेक्ट इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइव क्लासेस। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, लाइव क्लासेस हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर यू पीपल फॉर मैथमेटिक्स, ऑफ कोर्स ओनली फॉर मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लाइक मंडे, डेट है 13th जनवरी, 13th जून, ऑफ कोर्स नॉट जनवरी, 13th जून मंडे से लाइव क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टाइम है आपका आप ऑलमोस्ट 11:30 का, 11:30 पे ये लाइव क्लास स्टार्ट होगी। आप इन क्लासेस को ज्वाइन करें, यू ज्वाइन दीज क्लासेस, लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन करें। इन क्लासेस की हेल्प से हम यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड, देखिए पढ़ाएंगे नहीं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू टीच देम, बट हाँ हर चैप्टर को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगता है बन सकता है MCQ टाइप, जो हम अपनी क्लास में भी रेगुलर डिस्कस करते रहते हैं, हाँ ये यहाँ से MCQ आ सकते हैं, ये पूछा जाता है, वो पूछा जाता है। आई विल कीप टेलिंग यू चैप्टर वाइज कि ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो फोकस विल नॉट बी ऑन टीचिंग, रादर फोकस विल बी ऑन द एप्लीकेशन पार्ट, कि इस चैप्टर से कौन कौन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उसका कैसे अप्रोच करेंगे। हाँ, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ज्वाइन द लाइव क्लासेस फ्रॉम मंडे दैट इज 13th जून एट 11:30 AM। ठीक है, लाइव क्लासेस का ड्यूरेशन वही 40 to 45 मिनट्स या एट मोस्ट 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। शॉर्ट क्लासेस रहेंगी बट दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो कि ये CUET का पेपर लेने जा रहे हैं। सो ये दो तरीके हैं जिनसे हम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स CUET का एस्पिरेंट्स हैं टेस्ट देंगे उनके लिए ये हम हेल्प प्रोवाइड, हम लोग अपनी पूरी टीम मिलके ये प्रोवाइड करेगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए विद दोज वर्ड्स नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। एंड टुडे एज आई सेड आई एम गोइंग टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू पीपल। तो आप उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली पहले स्वयं से सॉल्व करेंगे। आप भाई वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सामने आए वीडियो पॉज करिए, आप सॉल्व करिए, मैच दी सोल्यूशन, मैच दी आंसर, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो इफ एट ऑल यू वांट टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज वीडियोस बच्चों। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट देन। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, देखिए जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग वन, थोड़ा सा डिफरेंट है और डेफिनेटली एग्जाम है, एक एंट्रेंस टेस्ट है, तो आप मान के चलें कि बिल्कुल NCERT बेस्ड पेपर नहीं होगा। CBSE बिल्कुल जो आपका NCERT है वैसा नहीं है कि वही क्वेश्चन वैसे दिख जाए। पहला ही क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन है फंक्शन गिवन है आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, N स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पहला पॉइंट, फंक्शन क्या है? फंक्शन है x माइनस टाइम्स -1 रेज़ टू द पावर x। यहाँ ध्यान रखिएगा x नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन है क्या फंक्शन 1 1 है, क्या फंक्शन मैनी 1 है, ऑन टू है, इनटू है, क्या है? ठीक है, अब पहले तो दोनों टर्म को समझते हैं। जो दो इंपॉर्टेंट टर्म है वो कौन कौन से हैं? तो दो इंपॉर्टेंट टर्म आपके हो गए 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन 1 1 कब होता है? फंक्शन 1 1 कब होता है? तो फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन तब कहलाता है जब फॉर एवरी इनपुट यू हैव लाइक डिफरेंट आउटपुट, हर इनपुट के लिए आपको आउटपुट अलग अलग मिले, या
कोई भी दो ऐसे इनपुट नहीं होने चाहिए जिनका आउटपुट सेम आए। फंक्शन में आपने x1 x2 दो वैल्यू डाली तो वो उन दोनों के लिए आपका जो आउटपुट है वो अलग अलग आना चाहिए, तो आउटपुट शुड बी डिफरेंट इन दैट केस। ठीक है, तो 1 1 है या नहीं है ये हमें कैसे चेक करना है, तो आपने तो एक तो एनसीईआरटी में बेस्ड या बोर्ड बेस्ड मेथड देखा होगा जहां पे हम कहते हैं भाई ठीक है f of x1 let f of x1 is equal to f of x2 and if it simply imply x1 is equal to x2 तो फंक्शन आपका 1 1 है, अदरवाइज 1 1 नहीं है। if it just lead to this statement then it's 1 1, अदरवाइज 1 1 नहीं है। ये एक तरीका हो गया, बट क्या ऑब्जेक्टिव में हम ये फॉलो करने वाले हैं, तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट। तो अभी हम बताएंगे हमें कैसे करना है। आपने ऑफकोर्स ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन, तो इफ़ यू गॉट द आंसर इट्स गुड। अब कहीं कोई शक है, डाउट है, तो अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो 1 1 हो गया, यदि डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट है तो फंक्शन 1 1 है, और यदि फंक्शन 1 1 नहीं है, इफ इट्स नॉट अ 1 1 फंक्शन देन ऑफ कोर्स इट्स अ मैनी वन फंक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू का हिसाब क्या है? ऑन टू फंक्शन के लिए आप ये जान लें, फंक्शन का जो रेंज है, मतलब जो फंक्शन सेट ऑफ आउटपुट दे रहा है, इफ इट मैचेस विद द कोडोमेन ऑफ फंक्शन देन फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन तब आपका ऑन टू होगा। तो अब कोडोमेन क्या होता है? तो फंक्शन में ऑफ कोर्स ये इसका डोमेन है, जो पहले सेट लिखा है और जो बाद में सेट लिखा है ये इसका कोडोमेन है। अब मीनिंग देयर बाय फॉर लाइक x इन द डोमेन सेट, यदि आपको जो भी आउटपुट मिल रहा है वो एग्जैक्टली पूरे का सारे के सारे नेचुरल नंबर हों, एक भी नेचुरल नंबर छूटना नहीं चाहिए और एक भी उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन आपका ऑन टू है। तो ये हो गया ऑन टू और 1 1 की डेफिनेशन। क्लियर आई बिलीव? ठीक है, अब देखिए देखते हैं कि फंक्शन भैया 1 1 है या नहीं है। तो देखिए अब नेचुरल नंबर है, वी हैव टू चॉइस एंड व्हाई एम आई गोइंग फॉर टू चॉइस हियर, बिकॉज -1 रेज टू द पावर x है। हमें ये पता है कि यदि x इवन होगा तो -1 रेज टू द पावर x +1 देगा, यदि x ऑड होगा तो -1 रेज टू द पावर x -1 देगा। तो पावर जो है वो इवन ऑड के बेसिस पे डिसाइड करेगा हमें वैल्यू फंक्शन की, कि बाहर +1 या -1 आ रहा है। तो यदि हम यहां पे कहें f ऑफ इवन when x is even, तो x की जगह आपने इवन रखा, -1 रेज टू द पावर इवन, कितना आया? सो इट्स इवन एंड माइनस इवन माइनस, तो ये हो जाएगा -1 विच इज ऑड। ऑफ कोर्स इट्स ऑड, इवन -1 इज ऑड। ठीक है, नाउ इफ आई से f ऑफ ऑड, so it's odd -1 raised to the power odd, so that's odd +1, so that's even। तो जब आप इवन इनपुट दे रहे हैं तो आपका आउटपुट ऑड है, जब आप ऑड आउटपुट दे रहे हैं तो आपका इनपुट दे रहे हैं तो आपका आउटपुट इवन है। तो ऑड के लिए इवन मिल रहा है, इवन के लिए ऑड मिल रहा है, तो ये बताएं क्या दोनों सेम हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली ये आप दो डिफरेंट इनपुट दीजिए, आउटपुट सेम नहीं आएगा। रीजन, यदि एक इनपुट इवन है और एक इनपुट ऑड है तो फिर आउटपुट ऑब्वियसली इवन का आउटपुट ऑड है, ऑड का आउटपुट इवन है, दे आर नॉट इक्वल, इवन ऑड इक्वल नहीं हो सकते, तो डिफरेंट आ गए। बट अब आप कहेंगे नहीं हम दोनों ही इनपुट इवन देंगे, तो दे दीजिए भाई, देख लेते हैं। तो दोनों इनपुट यदि आप यहाँ इवन देंगे तो देखिए हुआ क्या, आप कहोगे भाई इनपुट इवन है, तो मान लीजिए 2k1 है, तो ये आ रहा है आपका 2k1 -1। ठीक है, फ्रॉम दिस इनपुट इवन, तो इवन -1 आ रहा है। ठीक, अब आपने कहा दूसरा इनपुट हम देते हैं और वो हमने कहा f ऑफ 2k2, इवन का मतलब 2 का मल्टीपल, isn't that 2k2 -1। नाउ कैन दे बी इक्वल? तो ये इक्वल तो तभी होंगे जब 2k1 -1 इज इक्वल टू 2k2 -1, जब आपका k1 इज इक्वल टू k2 होगा। तो 1 1 की ही तो डेफिनेशन आ गई कि f ऑफ दिस इज इक्वल टू f ऑफ दिस इंप्लाई k1 इज इक्वल टू k2। तो दैट मीन्स यदि ये डिफरेंट हैं k1 और k2 की वैल्यू, तो फिर ये भी डिफरेंट ही होगा, दे कैन नेवर बी इक्वल। ठीक है, आउटपुट भी डिफरेंट होंगे, वो कभी इक्वल हो नहीं सकते। फंक्शन यहां पे ये पक्का हो जाता है कि फंक्शन जो है आपका वो 1 1 है। अब बात ये आई, क्या ये ऑन टू भी है? क्या ये ऑन टू है? तो देखिए ऑन टू होने के लिए आपको सारे इवन ऑड तो मिल ही रहे हैं,
भाई ऑन2 के लिए नेचुरल नंबर को डोमेन है, तो नेचुरल नंबर में या नंबर इवन होगा या ऑड होगा, तो हमें इवन और ऑड तो मिल रहे हैं, बट आई हैव अ डाउट, आपको 2 तो मिल जाएगा जब आप x की जगह 1 रखेंगे, बट क्या आउटपुट, क्योंकि पूरा नेचुरल नंबर कवर होना है, समझिएगा फंक्शन ऑन2 तभी होता है जब रेंज एज इट इज को डोमेन से मैच कर जाए। को डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी काउंटिंग नंबर्स। तो क्या हमें 1 मिलेगा? 1 तब मिल सकता था बच्चों जब x की जगह हम कोई भी ऐसा नंबर, जैसे हम x की जगह यदि 1 रख दें, यहां पे समझिएगा x की जगह 1 रखिए तो 1 माइनस ऑफ एंड देन दिस इज -1, तो +1, 2 आ गया। पहला ही नंबर जो हमें मिल रहा है वो यहां पे 2 मिल रहा है, ठीक है। और जब x को आप 2 रख रहे हैं तो 2 - 1, जब x को हमने 2 रखा तो ये आपका 2 माइनस ऑफ -1, यस ऑफ कोर्स, तो ये यहां पे यस 1 मिल गया। अब इसका मतलब देखिए 2 के लिए 1 मिला और 1 के लिए आपको 2 मिल गया। नाउ दैट मीन्स अब आपको सारे नंबर्स मिलते चले जाएंगे, तो यस दिस इज एन ऑन2 फंक्शन। तो आंसर हो गया द फंक्शन इज अ 1 1 एंड ऑन2 फंक्शन। रेंज में सारे नंबर्स आ गए। फिर से हम समझा रहे हैं, f(1) जब आप रख रहे हैं तो आपको 2 मिल रहा है, बट पॉइंट ये था कि आप 1 मिलेगा कि नहीं, बिकॉज 1 मिल गया तो उसके बाद तो हमें पता है इवन ऑड करके सारे मिल जाएंगे, बट आई चेक्ड फॉर 2, जब x को 2 रखा तो आपको 1 मिल गया, तो 1 2 फिर तो आपको सारे नंबर्स फ्रॉम दिस लॉजिक की इवन के लिए ऑड आउटपुट, आउट के लिए इवन आउटपुट मिलता चला जाएगा, फंक्शन आपका 1 1 ऑन2 हो जाएगा। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आपको लग रहा होगा इतना टाइम, तो देखिए इतना टाइम एक्सप्लेनेशन में लगा। जब आप कर रहे होंगे तो फंक्शन ये तो आपको दिख ही जाना चाहिए कि पावर पे डिपेंडेंट है, पावर इवन या ऑड, और चूंकि आपके इनपुट और आउटपुट दोनों ही नेचुरल नंबर होने हैं, ठीक है, दोनों ही नेचुरल नंबर होने हैं, तो ये बस आपको इवन ऑड में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। इवन के केस में देखिए क्या मिल रहा है, ऑड के केस में क्या मिल रहा है, वहां से डिसाइड हो जाएगा। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर हो गया आपका 1 1 एंड ऑन2 फंक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द सेकंड फंक्शन। अब देखिए इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू सिंप्लीफाई कॉस ऑफ tan inverse of sin of cot inverse x। अब देखिए है तो ये क्वेश्चन वैसे काफी सिंपल, isn't that? But the only thing is कि थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होगा। कैसे करना है, आप यहां से प्रारंभ करें, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें। वी नो हाउ टू डू इट, बहुत ही बेसिक सा पार्ट है, हमें पता है कैसे हम कर सकते हैं इसे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसी तरह से पीछे की तरफ, बाहर की तरफ करते चले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई हैव टू कन्वर्ट कॉट इनवर्स, तो हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम कहेंगे भैया ठीक है, लेट कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बी पी, और यहां से cot of p, आप लोगों को याद होगा, दिस इज व्हाट आई डिस्कस मोस्टली इन द क्लास, दिस इज हाउ वी डू, आई सजेस्ट एटलीस्ट। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल 10th क्लास का याद करिए, कंप्लीट इट। cot p, p एंगल हमने ये मान लिया। cot क्या होता है, इट्स रेसिप्रोकल ऑफ tan। tan क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन बेस, तो cot हो जाएगा बेस अपॉन अपोजिट साइड, तो ये बेस मान लिया, ये अपोजिट साइड मान लिया, हाइपोटेन्यूज हो गया अपना √1 + x²। फाइन, ठीक है। तो ये आ गया आपका, तो इट्स कॉट इनवर्स ऑफ एक्स हियर, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब देखिए हमने क्या कहा था, साइन इनवर्स में चाहिए तो आप साइन पी पहले निकालिए। सो हियर साइन पी इज हाउ मच, साइन पी इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो भैया पी कितना, तो पी हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/√1 + x²। ये आ गया आपका साइन पी, यहां पे साइन इनवर्स। अब वैल्यू रखिए, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 + x²। सो हाउ मच इज इट, सो दैट्स योर 1/√1 + x², सिंपल। तो देखिए आप यहां तक तो आ ही गए, ये कंप्लीट हो जाता आपका। सो वी आर डन टिल दिस पॉइंट एटलीस्ट। नाउ वी हैव कॉस ऑफ tan इनवर्स, सो नाउ इट्स कॉस ऑफ tan inverse of 1/√1 + x²।
फिर से वही बात, tan इनवर्स है, इसे cos इनवर्स में कन्वर्ट करिए, आंसर पाइए, एज सिंपल एज दैट। तो अब आपको पता है, फिर से आप ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। लेट tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी p। नाउ दैट मीन्स वी कैन से tan p is 1 over under root of 1 plus x square। ये tan p हो गया, ठीक है। तो tan p इज लाइक अपोजिट साइड अपॉन बेस। तो भैया फिर हाइपोटेन्यूज लिख लीजिए। तो हाइपोटेन्यूज इन दोनों का स्क्वायर ऐड अंडर रूट में ये आ गया, ठीक है। और चूंकि हमें बाहर cos चाहिए था तो आप यहां से cos p लिख लीजिए। cos p इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 2 plus x square, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ आई कैन राइट cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ whatever was cos ऑफ cos इनवर्स p। यहां से कितना आ जाएगा, p विल बी p, यहां से आप निकालेंगे उठा के इधर, तो cos इनवर्स। सो cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, पूरे के ऊपर अंडर रूट ले लिया इस तरह से, ओहो डिनोमिनेटर का अंडर रूट हमें ऑफ कोर्स ये नहीं है यहाँ पे, है ना, तो ये नहीं है, तो ये तो हम लोग समझ रहे हैं। तो ये आ गया आपका, ठीक है। सो दैट्स इट। तो ये आ गया, तो आंसर आपका कुछ ये दिख रहा है हमें, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। सो लेट मी सी द चेक द ऑप्शन। सो या, सो अगेन कोइंसिडेंटली पहले का भी आंसर सी था, सेकंड का भी आंसर सी है। सो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। अब यदि आप लोगों में से कुछ कोई भूल गए हैं तो बस इतना ही है, ये आपको फिर से ये रिकॉल करने के लिए हमने पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया है। नाउ इफ एनी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू शुड फील लकी। ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो बहुत सरलता से आप लोग कर ही लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। कमिंग टू द थर्ड वन, इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन आपने किया होगा, आई हम मान रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट्स हाउ आई स्टार्ट विद 2 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर x 3 बार, यस, इंटू 2 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर x इंटू 2 रेज़ पावर x विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। अब करने समझने के दो तरीके हो सकते हैं। इफ यू आर गुड एनफ एंड कंफर्टेबल इन डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ पे एक ही स्टेप में से करना चाहेंगे। हम यहाँ पे कहेंगे भाई ठीक है, लेट 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर x बी t, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली 2 रेज़ टू द पावर ये एक सिंगल फंक्शन हो गया। तो डिफरेंशिएट किया, हमें पता है 2 रेज़ टू द पावर, मान लीजिए जैसे हमने कहा p, 2 रेज़ टू द पावर p का डेरिवेटिव इज 2 रेज़ टू द पावर p इंटू ln 2 into derivative of p with respect to x, of course. So this is 2 raised power 2 raised power x is equal to dt by dx. Okay. तो अब देखते हैं भाई dt by dx कितना आ गया। So dt by dx is, फिर से तो 2 raised power p, तो ये तो यही हो गया पूरा, ln 2 into, अब फिर से 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर x। अब 2 रेज़ पावर x को यदि आप q मान लें तो ये हो जाएगा इंटू 2 रेज़ पावर q इंटू ln 2 इंटू dq बाई dx, और q इज 2 रेज़ पावर x, तो हो जाएगा 2 रेज़ पावर x इंटू ln 2 dx, ठीक है। तो dx तो ये हो गया आपका dt। अब जरा इंटीग्रल को आप ध्यान से देखें तो ये आपको है, ये है और ये है विद dx। तो हम यहां लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर x इंटू 2 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर x इंटू 2 रेज़ पावर x, dx इज dt ओवर ln 2 होल क्यूब। पुट दिस वैल्यू, ये पूरा का पूरा आपका, तो ये इंटीग्रल आपका हो गया। सो दिस इज I इज इक्वल टू 1 बाय, सिंस इट्स अ कांस्टेंट इजंट दैट, t रादर, वो भी नहीं आवश्यकता, dt, उसकी भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा dt है। इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t इज t, और t हमने माना था 2 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर x, तो ये यहां से हो जाएगा I इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर x प्लस c डिवाइडेड बाय ln 2 होल क्यूब। नाउ लेट्स सी विच वन, दिस वन इज द आंसर हियर, प्लस c, ऑफ कोर्स प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन विच वॉज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। अच्छा, एज आई सेड, थोड़ा सा भी यदि डिफरेंशिएशन में कुछ डाउट है, डर है, लग रहा है कैसे होगा, तो फिर तरीका ये है
कि आप पहले इसे t माने 2 रेज़ पावर x को, फिर जो आएगा जहां जहां 2 रेज़ पावर x उसे t रख दीजिए, फिर पावर के अंदर कुछ पावर आता है उसको फिर से आप कुछ नया वेरिएबल z मान लीजिए। तो 2 स्टेप में आप करेंगे तो भी आंसर, 2 या 3 स्टेप में करेंगे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पूरे को ये t मान लिया जिससे कि ये पूरा का पूरा dx के साथ निपट गया, dt हमें आ गया। ओके, सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। सो कमिंग टू द फोर्थ वन, फंक्शन है आपका f ऑफ x इज cot इनवर्स ऑफ x प्लस x। Now we have to find the interval in which this function increases, और खैर यहाँ पे तो इंक्रीज ही निकालना है, तो हमें पता है कि कैसे हम देखते हैं फंक्शन कहाँ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन इंक्रीजेस, सो आई एम राइटिंग हियर अ फंक्शन इंक्रीजेस इन द इंटरवल वेयर, वो कोई भी फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीज करता है वेयर f डैश x is greater than or equal to 0. Simple. Where f dash x is greater than or equal to 0. तो f dash x कितना, तो यहां से here आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे f dash x, तो इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो f dash x कितना, cot इनवर्स का डेरिवेटिव, cot इनवर्स का डेरिवेटिव है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर plus 1. Now this has to be greater than equal to 0. Now just simplify it. तो ये हो जाएगा 1 plus x square, 1 1 cancel, so it's x square over 1 plus x square. LCM लेने के बाद isn't that greater than equal to 0? So is there any x for which this statement doesn't hold? x square न्यूमरेटर में हमेशा शून्य या शून्य से बड़ा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये तो हमेशा 1 से या 1 के इक्वल या उससे बड़ा। सो इन दिस केस एज वी कैन सी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नन ऑफ देम कैन एवर बी निगेटिव, इन दोनों में से कोई भी निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो निगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ कि स्यू फॉर ऑल एक्स मींस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। अच्छा, कॉट इनवर्स का जो डोमेन, आपको डोमेन याद हो, कॉट इनवर्स का जो डोमेन है और टैन इनवर्स का डोमेन है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा होता है। ठीक है, तो वो भी एक पॉइंट है, तो कहीं कोई कंट्रडिक्शन नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, ये आंसर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न यहाँ पे, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। Now the question is the solution of differential equation. This is the differential equation represents a circle. अब देखिए सर्किल की कंडीशन, जब क्वेश्चन इससे पहले तो ऑफ कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन इसे हमें हल करना है। अच्छा, हल करते वक्त आप, ये तो अभी आप लोग पेपर दे के आए, तो वी नो हाउ टू अप्रोच इट। हमें सबसे पहले पूछते हैं क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्या ये होमोजीनियस फॉर्म है या एलडी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ तो पहले ही वेरिएबल सेपरेबल दिख गया, dx उठा के धर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये एक y के फंक्शन के साथ dy एक तरफ और x के फंक्शन के साथ dx एक तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, व्हाट डू वी गेट। तो जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा आपका 2y विद रिस्पेक्ट टू y plus f is a constant, take it out. Similarly it's a times x with respect to x plus what was that, 3 is a constant, take it out. अब यहाँ पे 2y तो y square plus fy is equal to ax square by 2 plus 3x plus c। अब सारे टर्म्स, क्योंकि हमें किसी इक्वेशन से इसे कंपेयर करना है, सारे टर्म्स एक तरफ ले आइए, ax स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर या रादर माइनस ax स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस fy माइनस c इक्वल टू 0। अब जरा समझिएगा, यदि किसी को कुछ भूल गए हैं, कुछ याद ना रहे लाइक विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन ऑफ सर्किल, कोनिक सेक्शन 11 क्लास, कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन, समझिएगा कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन जिसमें x स्क्वायर का टर्म, y स्क्वायर का टर्म, y का टर्म, x का टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, आपका सर्किल होगा ओनली व्हेन, विल बी अ सर्किल ओनली इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज सेम एज कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल will be a circle only if
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एग्जैक्टली सेम एज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। हाँ, उसके साथ दूसरी कंडीशन हम बता देते हैं, एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। There shouldn't be any term of x into y। तो यहां पे खैर x into y का कोई टर्म है ही नहीं। पॉइंट ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -a/2, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 1 हियर। तो बस बात सिंपल सी है। तो इफ दिस हैज टू बी अ सर्कल, सो दिस इंप्लाई -a/2 शुड बी इक्वल टू 1। तो a हो गया आपका यहां पे -2 एंड दैट शुड बी द आंसर। ठीक है, सो लेट्स मी गो बैक एंड चेक इट। या दैट्स एन ऑप्शन, सो दैट शुड बी आंसर। ठीक है, तो पहली चीज डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये था कि जो सोल्यूशन है वो सर्किल का। तो ये आप यहां पे आई बिलीव याद रखेंगे। और उसके साथ जो हमने कहा x इंटू वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए। इफ दैट वुड हैव बीन देयर तो उसका भी कोफिशिएंट हम 0 से इक्वेट करते, तब ये सर्किल होता। तो चूंकि वो है नहीं, तो सिर्फ एक ही कंडीशन रह गई, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम एज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 5वां प्रश्न यहां पे बच्चों।